ठीक, अध्याय 13 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत होगा जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्व है, गुरुत्व का मतलब होगा हम लोग देखेंगे यहाँ से पृथ्वी से, तो पृथ्वी आप लोग देखेंगे यह ग्रह है। तो शुरू करते हैं पहले ना कि ग्रह होते क्या है ना, कि ग्रह क्या होते हैं। देखिएगा अपने इस सौर मंडल में सूर्य को केंद्र मान के, कि सूर्य एक केंद्र पर स्थित है और उसके चारों ओर विभिन्न आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं अपनी निश्चित कक्षाओं में। और वो जो आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उसी को ही तो ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। मतलब ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं उन्हीं को ही आकाश ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ग्रह पहले कितने थे? 9। ठीक है, अब कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, लास्ट वाले को क्यों निकाला गया था पता है? क्योंकि देखिएगा उसमें पर्याप्त, देखिएगा ग्रह की जो परिभाषा होती है तो ग्रह आकाशीय पिंड मतलब सूर्य के चारों ओर तो बहुत पिंड ऐसे घूम जाएंगे, लेकिन उसमें भी होना चाहिए कि पर्याप्त न ग्रेविटी होना चाहिए। उस आकाशीय पिंड में जो सूर्य के चारों ओर घूमेगा उसमें पर्याप्त ग्रेविटी होना चाहिए, गुरुत्व होना चाहिए। सेकंड अगला ये है कि वो जो ग्रह रहेगा वो अपनी कक्षा को छोड़ के बार बार दूसरी कक्षा में न जाए। पता चला वो घूम रहा है, जैसे सोचिए ना कि यहाँ पे एक ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कोई एक यहाँ पर गति कर रहा है, तो कोई एक पिंड है जो इनको भी बार बार क्रॉस कर रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे टकराने की संभावना रहेगी। जो एक इसमें रहेगा, तो जब ये टकराने की संभावना बनी रहेगी तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे ग्रह को हम लोग ना यहाँ पे देखें आकाशीय पिंड को ग्रह की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी इन्हीं कारणों के कारण जो 9वां ग्रह था उसे हम लोगों ने इसे देखा कि ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। समझ में आया? ठीक है, तो ग्रह की बातें समझ में आई। उसके बाद उपग्रह क्या होता है कि ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। अब ग्रह संबंधी ना कैप्लर ने ग्रहों संबंधी कुछ नियम दिया था। कैप्लर ने ग्रहों संबंधी नियम कुछ क्या 3 नियम दिए थे। ठीक है, पहला नियम क्या था उनका? वो क्या दिया कि देखिएगा जो भी नग्रह है वो कोई एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में नहीं गति करते हैं, निश्चित वृत्ताकार कक्षा में नहीं गति करते हैं, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। कैसा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ठीक है, देखिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षा जो मैथमेटिक्स के अगर लिए होंगे 11th में 12th में तो वो दीर्घ वृत्त का मतलब समझते होंगे, क्योंकि 9th 10th लेवल तक दीर्घ वृत्त का मतलब समझा ही नहीं है। ठीक है, कि दीर्घ वृत्त होते क्या है। देखिएगा दीर्घ वृत्त होता क्या है कि यह भी वक्रीय लंबाई की बंद आकृति होती है, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि कोई इसमें 2 पॉइंट ले लिया जाए, 2 पॉइंट ऐसा रहेगा, इन पॉइंट से आप देखिए कि इनके ना ये जो ये परिधि है, परिधि का कोई एक बिंदु ले लीजिए, कोई एक बिंदु। जैसे हम लोग मान लेते हैं ना कि ये ए है और ये बी, 2 पॉइंट्स हैं इस बंद आकृति के अंदर। तो यहाँ से ए से मान लीजिए ये सी है, तो ए से सी और बी से सी, तो जो ए सी प्लस बी सी मतलब ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी का योग जितना हो। अब मान लीजिए इस पे कोई अन्य बिंदु ले लीजिए डी, ए से डी और बी से डी, तो यहाँ से ए डी प्लस बी डी दोनों की दूरी ना वही रहेगी, अर्थात इनके बीच जो ये 2 बिंदु हो गए यहाँ पर, इनसे दूरियां ना कोई भी पॉइंट रहेगा, दोनों दूरी का योग क्या होता है? समान होता है। तो ऐसे जब हम लोग देखते हैं ना कि ये वक्र बंद वक्र प्राप्त होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? दीर्घ वृत्त। क्या नाम दिया जाता है? दीर्घ वृत्त नाम दिया जाता है। ठीक है, अब दीर्घ वृत्त से फिर संबंधित क्या है? ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, यही दीर्घ वृत्त की नाभि होती है। दीर्घ वृत्त की क्या होती है? नाभि। और इन नाभि को देखिएगा, इन नाभि को मिलाने वाला जो रेखा होता है, ठीक है, तो ये जो रेखा होता है, जो नाभ दोनों नाभियों को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी, इसी को हम लोग ना यहाँ पर अक्ष नाम देंगे, लेकिन ये इस अक्ष को नाम देते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष नाम दिया जाता है। ठीक है, दीर्घ अक्ष। और सेकेंड, दोनों नाभियों के
लंबार्धक रेखा, ठीक है, दोनों नाभिक है ना एकदम लंब होती हुई जो ना यहाँ से कोई रेखा ऐसे चली जाए तो इसे हम लोग नाम देते हैं लघुवक्ष। लघुवक्ष नाम दिया जाता है इसलिए, ठीक है। अब केपलर के संबंधी कहोगे सर ये क्यों बताया गया? क्योंकि केपलर ने जो दूसरा और तीसरा नियम दिया था वो इन्हीं को मान के दिया था, ठीक, कि दीर्घवृत्त, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दीर्घवृत्त के निश्चित कक्षाओं में अपने अपने दीर्घ कक्षाओं में गति करते हुए रहते हैं, है ना। तो सेकंड वाला जो रहेगा, अब समझिएगा, जो द्वितीय नियम दिया गया इन्हीं के अनुसार उन्होंने कहा क्या कि जैसे दीर्घवृत्त अगर ये इस तरह से बन गया और सूर्य यहाँ पर है, सूर्य इस केंद्र पर नहीं बल्कि ना एक तरफ है दीर्घवृत्ताकार कक्षा के, तो जब इसमें कोई ग्रह ना घूम रहा था, सोचिए ना यहाँ से यहाँ पे जो आया ये ग्रह का ये लोकेशन है, इधर से घूमते घूमते यहाँ पे आ जाए, अगला यहाँ से ना इधर आ जाए, इतनी दूरी, तो आप देखेंगे कि जितने समय में, जैसे मान लीजिएगा हम लोग कह रहे हैं ना कि ये 10 दिन है, तो 10 दिन यहाँ से यहाँ तक चला, तो 10 दिन ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नाम दे दिया जाए, तो ए से बी और इधर सी से डी, पॉइंट जो फोकस है उसे वो बोल दीजिए। तो यहाँ पर यही चीजें उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि सभी जो ग्रह थे दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में जब गति कर रहे थे, तो जब केपलर का जो द्वितीय नियम था उन्होंने कहा क्या कि दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते समय ग्रह समान समय में समान कोणीय क्षेत्रफल जो है ना पार करते हैं, मतलब ये जिसका इतना क्षेत्रफल जो रहेगा और उतना ही ना ये क्षेत्रफल रहेगा, समान समय में समान कोणीय क्षेत्रफल पार करते हैं। कोणीय क्षेत्रफल का मतलब यही है जैसे कि ये वृत्तखंड अगर हम लोग बोल दिया जाए यहाँ पर दीर्घवृत्तखंड, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया जो है ना ये ए ओ बी, इनका क्षेत्रफल और इधर सी ओ डी इनका क्षेत्रफल, ये समान समय में समान रहेगा, समान समय में समान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से केपलर संबंधी ग्रहों का नियम यदि इसको आप लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते समय ग्रह जो होते हैं वो समान समय में समान कोणीय क्षेत्रफल पार करते हैं, यही केपलर का ग्रहों संबंधी द्वितीय नियम है, ठीक है। ये था क्या केपलर का जो है द्वितीय नियम, ठीक। अब तीसरा नियम क्या है केपलर ने जो दिया, केपलर ने कहा क्या कि जो ये दीर्घवृत्ताकार हम लोग अच्छा बता रहे थे यहाँ पर, तो जब ये इसमें घूमेगा तो कोई ग्रह या कोई पिंड एक वृत्ताकार कक्षा में जब वो एक चक्कर लगाता है तो जितना समय लेता है उसे हम लोग बोलते हैं परिक्रमण काल, उसे क्या बोलते हैं परिक्रमण काल, ठीक है। तो इन्होंने ना परिक्रमण काल संबंधी नियम दिया, उन्होंने कहा क्या कि ग्रहों का दीर्घवृत्ताकार में कक्षा में परिक्रमण काल जो रहेगा, परिक्रमण काल कितना उसे टी से बोलेंगे, परिक्रमण काल को कितने से टी से, ठीक है। और अभी आपको मैंने यहाँ समझाया था कि दीर्घ अक्ष है ना, तो दीर्घ अक्ष को ना हम लोग ना यहाँ पे दिखाते कितने से है, दीर्घ अक्ष को 2a से, मतलब यहाँ से ना इसकी दूरी होती है ये, यहाँ से इस पॉइंट से ये दूरी होती है a इस तरफ और इधर की दूरी होती है ये, तो यहाँ से दीर्घ अक्ष जो होता है वो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। इधर के लिए जो लघु अक्ष है ऐसे b, इधर भी b, तो लघु अक्ष के लिए 2b ये। अब यहाँ पर क्या है कि दीर्घ अक्ष है, अगर ये आप बताइए a को क्या बोलोगे, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, तो अर्ध दीर्घ अक्ष यहाँ पर देखेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब यहाँ पे देखिए इस तरह से यही पॉइंट अर्ध दीर्घ अक्ष है ना। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि कोई ग्रह जब किसी ग्रह का परिक्रमण काल, उसकी कक्षा में किसी ग्रह का परिक्रमण काल, उसकी परिक्रमण काल का वर्ग, तीसरा नियम है ये
थर्ड लॉ है ये परिक्रमण काल का वर्ग उस दीर्घ जो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष तो अर्ध दीर्घ अक्ष को किससे रिप्रेजेंट होगा? ए से। के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यही केपलर के ग्रहों संबंधी तृतीय नियम है। ठीक है।